अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर बड़ी कवरेज जारी है। अगर आपने भी कोई ट्रेड लिया है कमोडिटी में या लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए आगे क्या मौके बनेंगे, तो आप नंबर नोट कीजिए, सवाल पूछिए 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो केडिया जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप जरा हमें ये बताएं कि कच्चा तेल 81 के ऊपर गया कल, 3% दाम बढ़े क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन मार्केट पर हावी है। क्या क्रूड में अभी बाई करना चाहिए या आपको लगता है कि बाकी के फंडामेंटल बहुत मजबूत नहीं है, लिहाजा बाइंग के ट्रेड से दूर रहें? गुड इवनिंग मृदुल जी। डेफिनेटली अगर कच्चे तेल की बात करें तो काफी मार्केट में वॉलिटिलिटी क्रिएट है। हमने देखा था पिछले हफ्ते में जब सीज फायर की न्यूज आई थी, उसके बाद हमने प्राइसेस में गिरावट देखी, बट कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी बना हुआ है और ग्रोथ चाइना को लेकर थोड़ा पॉजिटिव। तो आई थिंक मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करेगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी तेजी भी नहीं दिखाई दे रही तो मंदी भी। नाइमेक्स में अगर हम बात करें तो WTI मुझे लगता है कि 7750 78 तक जा सकता है, वहीं ब्रेंट के अंदर भी सपोर्ट है। इन सबको देखते हुए 6300 पे हम कच्चा तेल M6 पे लिया जा सकता है। लिमिटेड डाउन साइड है तो 6180 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर साइड पे हमें लगता है 6450 तक का एक अपसाइड दिखा सकता है। ओके, ठीक है। जैन साहब, आपका व्यू क्या है गोल्ड के ऊपर? नमस्कार मृत्युंजय जी। सोना भी हम देखें तो एक सीमित दायरे में बना हुआ है। नीचे में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में $2022 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हुए हैं, लेकिन $2050 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। तो ये दायरा आज के शाम के सत्र में भी बना रह सकता है। तो अगर यहाँ पे 62,200 के आसपास के भाव मिलते हैं तो वहां बाय कर सकते हैं, और अगर ऊपर में पहले 62,600 के स्तर मिले तो वहां पे बिकवाली भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ का ट्रेड यहाँ लिया जा सकता है। नीचे में 62,200 के आसपास बाय करें, और अगर किसी को सेल की रणनीति बनानी हो तो 62,600 पे बना सकते हैं, 62,770 के स्टॉप पर। ओके, ठीक है, तो इस पे आप नज़र रखिए। लेकिन अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि आज 3 भारत रत्न का ऐलान हुआ है, और आपको बता दें कि इनमें MS स्वामीनाथन, देश में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन भी शामिल हैं। इनके अलावा चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री, इनको भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। अब चूंकि MS स्वामीनाथन साहब, बाकी चौधरी चरण सिंह साहब, नरसिम्हा राव जी के बारे में तो आप जानते हैं कि इनका कितना बड़ा योगदान रहा है देश की आर्थिक प्रगति में या फिर देश की राजनीतिक दशा दिशा को बदलने में। MS स्वामीनाथन साहब खेती के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लेकर आए थे, हरित क्रांति, आप सबने सुना होगा। और हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है, क्योंकि 60 के दशक में जब देश में अनाज को लेकर बहुत संकट था, देश ही नहीं बल्कि भारत के आसपास जो पड़ोसी देश थे वहाँ पर भी सूखे का संकट था, अकाल का संकट था। उस वक्त में MS स्वामीनाथन ने एक बड़ी क्रांति लाई, और वो क्रांति हरित क्रांति कहलाई। गेहूं और चावल की नई किस्म को जिस तरह से भारत में लागू किया गया, उसकी खेती की गई, वो अपने आप में एक मिसाल है। और यही वजह है कि आज हम गेहूं और चावल के मोर्चे पर निश्चिंत हैं उसके उत्पादन को लेकर। और चावल आप देखिए कि जो नई वैरायटी चावल की लाई गई, उसके बाद 60 के दशक के मुकाबले, 70 के दशक के मुकाबले बाद में उत्पादकता 3 गुना तक बढ़ा। तो लिहाजा उस मोर्चे पर एक बड़ी ये क्रांति थी, और इसीलिए MS स्वामीनाथन साहब को याद करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सोमपाल शास्त्री साहब, पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। और सोमपाल जी को जोड़ने का हमारा मकसद ये, क्योंकि इन्होंने MS स्वामीनाथन साहब के साथ बहुत ही नज़दीकी से काम किया है, इन्होंने बहुत क्लोजली काम किया है। और चौधरी चरण सिंह से भी आपका बहुत ही नज़दीकी राजनीतिक रिश्ता रहा है। उनके बेटे के खिलाफ आप चुनाव जीते भी, हारे भी हैं, वो तमाम कहानियाँ अपनी जगह हैं। लेकिन सोमपाल जी, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर जुड़ने के लिए। जनाब, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको आप ये बताएं कि जो MS स्वामीनाथन साहब का जो योगदान है भारतीय कृषि क्षेत्र में, वो कितना बड़ा योगदान है, आपका अपना अनुभव। मैं पहले आपसे आपका शुभ नाम जान लूं, संबोधन करने में मुझे आसानी रहे। मैं मृत्युंजय बोल रहा हूं सर। हेलो, मैं मृत्युंजय बोल रहा हूं सर। अच्छा, मृत्युंजय जी, ओके। जी। झा साहब,
मैं क्योंकि स्वयं कृषक रहा हूं और आज भी अपनी खेती देखता भालता हूं 82 वर्ष की उम्र में, तो मेरा सबसे पहला संपर्क डॉक्टर स्वामीनाथन से 1960 के आसपास हुआ था। और वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने। और आपको स्मरण होगा, आपने अभी अपने संक्षिप्त सी टिप्पणी में यह बात कही है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसे दो विभीषिकाओं का सामना करना पड़ा था। जो विभाजन की विभीषिका थी, इतनी बड़ी जनसंख्या का इधर से उधर आना जाना शायद विश्व में कहीं नहीं हुआ। उतनी ही विकराल समस्या खाद्यान्न की थी और हमें विवश होकर अमेरिका के सहारे रहना पड़ता था। अमेरिका का जो पब्लिक लॉ 480 है, PL 480 लॉ, उसके तहत 1951 से 1966 तक 15 वर्ष तक जब हमारे यहाँ आयातित गेहूं के जहाज बंदरगाह पर लगते थे, तब सरकार को और प्रशासकों की सांस में सांस आती थी कि अब हम अपने करोड़ों लोगों का उधर भर सकेंगे। 1965 का जब हिंदुस्तान पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद अमेरिका ने वह सहायता रोक दी। बड़ी भारी समस्या हुई थी और आपने स्वयं कहा कि 65-66 और 66-67 2 वर्ष बड़े भारी सूखे के थे, तो समस्या और गंभीर हो गई थी। उस समय डॉक्टर सी सुब्रमण्यम भारत के कृषि मंत्री थे, खाद्य मंत्री थे, दोनों उन्हीं के पास थे विभाग। जब वो विदेश गए, वापस आए, तो मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो दृश्य याद है। जब उन्हें पत्रकारों ने पूछा कैसा अनुभव रहा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहा था, ईश्वर पुनः इस प्रकार की अवसर उत्पन्न नहीं करे कि मुझे बाहर जाकर खाद्यान्न के लिए भीख मांगनी पड़े कटोरा लेकर। उस समय डॉक्टर स्वामीनाथन ने मैक्सिको में जो सिमिट नाम की संस्था है अंतर्राष्ट्रीय, वहां से गेहूं के कुछ बीज और जैपोनी का जो राइस है, चावल, उसके अर्ध बोनी और बोनी किस्मों के बीज लाकर उनको भारत में प्रयोग के रूप में उगाया और फिर उसको सारे क्षेत्र में फैलाया। तो जो हम जब स्वतंत्र हुए, उस समय जो 51 मिलियन टन हमारा कुल उत्पादन होता था, आज हम 325 मिलियन टन के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका जैसे देश के टिप्पणीकारों ने ये कहा था कि भारत 1975 तक भूखमरी के कगार पर होगा। उनकी ये बात असत्य सिद्ध हुई है और आज हम चावल का तो के सबसे बड़े निर्यातक हैं विश्व में, और खाद्यान्न में पूरे तो नहीं, लगभग आत्मनिर्भर हैं। केवल कुछ खाद्य तेलों और दालों का आयात करना पड़ता है, उससे ज्यादा हम निर्यात कर देते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर स्वामीनाथन की रही है। मैंने उन्हें देखा है स्वयं काम करते हुए, क्योंकि मैं उस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, मेरा प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस था, तो 13 साइंस जर्नल छापता था। अक्सर उनके कार्यालय में जाता था। इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद बहुत सरल स्वभाव के थे, बहुत प्रतिबद्ध थे, बहुत कर्मठ थे। तो उनका चुना जाना, सरकार को मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत ही उचित व्यक्तित्व को। एक छोटी सी घटना और आपको बताना चाहूंगा जी। कि जब वाजपेयी जी ने 2004 में एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, भारतीय कृषि आयोग का गठन किया था, तो उसका पहला अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया था 10 फरवरी 2004 को। परंतु उस समय जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हार गई थी, वाजपेयी जी हट गए थे, उसके बाद मैंने त्यागपत्र दिया। तो मेरे बाद जब उसका पुनर्गठन किया गया आगामी सरकार द्वारा, श्री शरद पवार जी उस समय कृषि मंत्री थे, तो उसमें डॉक्टर स्वामीनाथन को उसका अध्यक्ष बनाया था, जिसमें उन्होंने C2+ 50% देकर उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और सुनिश्चित करने की एक ऐतिहासिक संस्तुति की थी, जिसका बहुत चर्चा होता रहा है। तो मैं सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनकी इन सेवाओं को ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर, और आपका मतलब आपका जुड़ना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप उन बातों को बता रहे हैं जो शायद हमारे जो ऑडियंस हैं या बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा। जिस तरह से आपने उनके बारे में बताया, C2 का जो आपने बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि C2 फार्मूला क्या, ये MSP तय करने का एक फार्मूला था C2। उसमें 3 फार्मूले आपकी बातचीत हुई थी, मेरे ख्याल से A2+FL/C2 यही था सर, राइट? ये ऐसा है कि ये जो लागत आती है खेती के ऊपर,
उसके 3 स्तर होते हैं। हाँ एक लागत वो है जो बाहर से सामान हम खरीदते हैं, जैसे ठीक। बीज खरीदा, खाद हाँ खरीदा, हाँ डीजल खरीदा, उसकी बिजाई की जो और मजदूरी दी, ये सब मिलाकर ए कॉस्ट आती है। उसके ऊपर फिर जो परिवार की मजदूरी अगर जोड़ दी जाए और कुछ अन्य खर्चे जोड़ दिए जाएं तो उसको बी स्तर ए टू कहा एफ एल, जाता है। ए टू एफ एल, और जो राइट। मशीनरी है हाँ और जो किसान ने ऋण लिया है उसके ऊपर जो खर्च आता है, उसका जो डेप्रिसिएशन वगैरह है, उस सब को मिला लें तो वो जो एक जिसको कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कहते हैं, समग्र लागत, वह C2 स्तर है। और उसके C2 ऊपर में 50% जोड़ने की बात इसलिए कही गई थी कि हाँ, लागत का औसतीकरण करना पड़ता है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में लागत के अलग अलग स्तर हैं, और उसमें मतलब इसलिए C2 एक अलग C2 अलग फार्मूला जगह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और C2 जी फार्मूला मतलब देने का मकसद ये था कि किसानों की जो आमदनी है वो बढ़े और किसानों की जो लागत है उसके मुकाबले 50% ज़्यादा मिले। और C2 फार्मूला में ज़मीन का रेंटल वैल्यू भी शामिल था, राइट सर? जी हाँ हाँ, तो मतलब जो जिस जी ज़मीन पे किसान खेती कर रहा है उस ज़मीन का जी भी रेंटल, अगर मान लीजिए खेती कोई नहीं करता है तो उसका अगर उसको लीज पे देता है तो उसका कुछ जी उसको पैसा मिलता है, तो वो भी उसमें तो शामिल वो किया गया था। C1 के बाद उस जमीन का जो कंपनसेशन है, मुआवजा है, जैसे कि आप फैक्ट्री में या दुकान का जो खर्च लगाते हैं, भवन का, भूमि का, हम्म, तो उसी प्रकार भूमि को पूंजी मानकर उसका जो मुआवजा है वह भी तो किसान को मिलना चाहिए और ठीक उसको बात है, अपनी मजदूरी का भी मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक तो बात है। जब उसको जोड़ा जाता है तो C1 के बाद उसे जोड़कर वो C2 कॉस्ट C2 बैठती है। होता आपने है, बिल्कुल सही फरमाया। राइट। एक सवाल सर जी आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ कि कृषि मंत्री के तौर पर जब जी आप कृषि मंत्री थे और जी स्वामीनाथन साहब भी उस वक्त एक्टिव थे, मैं खुद उनसे मिला हूँ दिल्ली में, जी एक दो बार मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इंटरव्यू करने का जी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस जी दौर को आप किस तरह से याद कर रहे हैं, किस तरह से एक्टिव थे, किस तरह का उनका वर्किंग स्टाइल था? नहीं, मैंने आपसे कहा कि वो इतने प्रसिद्ध विद्वान और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के बावजूद बहुत सरल स्वभाव के थे। मैंने अभी कहा कि मैं उनके कुछ रिसर्च जर्नल्स, कुछ पत्रिकाएं अनुसंधान की मैं छापा करता था, एंटोमोलॉजी की, एग्रोनॉमी की, जेनेटिक्स की और वेजिटेबल साइंस की, पोमोलॉजी की। तो मैं उनसे प्राय मिलता था। तो वहाँ उनके जो दरें थी वो बहुत कम थी। एक बार मैंने उनसे कहा, विभागाध्यक्ष से, उन्होंने कहा कि जी डीजी के कार्यालय से यही हैं, तो उतने में वो छप नहीं सकता था। तो मैं उनसे जाके मिला और उन्हें मैंने ये कहा कि ये समस्या है। तो मुश्किल से 15 मिनट लगी होंगी, तो उन्होंने उसकी टेंडर प्रणाली चालू कर दी जिसमें किसी के ऊपर आक्षेप भी नहीं आए। और फिर वो पत्रिकाएं लगातार निकलती रही, नहीं 2-2 3-3 साल वो बिना छपी पड़ी रहती थी। और दूसरे मैंने देखा कि वो स्वयं खेत में जाकर बालियों के ऊपर अपने आप टैग लगाया करते थे, वैरायटी का टैग लगाते थे। एक एक छोटा छोटा जो प्रयोगात्मक खेत होता था उसकी उनको गणना पता थी। कोई भी विभाग ऐसा नहीं था, चाहे वो एंटोमोलॉजी हो, चाहे पोमोलॉजी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वेजिटेबल साइंस हो अथवा एग्रोनॉमी हो, सबका उनको एक एक चीज की जानकारी थी। तो खेत से लेकर प्रयोगशाला तक इतनी अंतरंग और इतनी एग्जॉस्टिव जानकारी रखने वाला व्यक्ति न केवल वैज्ञानिक थे, प्रशासक भी बहुत अच्छे थे और उनके मानवीयता के जो मूल्य थे वो भी बहुत ऊंचे थे। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल मेरे सर। पास आया करते थे जी और कई बार मुझे, जब मैं मंत्री था तो सर बोलते थे, तो मैं उन्हें कहता था ये नहीं है, मैं मंत्री हूँ, आप मेरे से बड़े हैं, आप मुझे सर मत कहिए, नाम लेकर बोलिए। तो हंसने लगते थे जी, और मुझे मेरा आलिंगन कर लेते थे। बहुत ही सरल स्वभाव ये का आपने व्यक्ति। सर बड़ा बहुत अच्छी जानकारी हम सबको दी है और निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में MS स्वामीनाथन साहब जैसा कृषि वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने हरित क्रांति ला करके एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाई और उसी की वजह से आज हम अनाज के मोर्चे पर, एटलीस्ट गेहूं चावल के मोर्चे पर निश्चिंत हैं, आत्मनिर्भर हैं और न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं बल्कि दुनिया के कई देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। बहुत शुक्रिया सोमपाल शास्त्री जी आपका हमारे साथ इस खास मौके पर जुड़ने के लिए। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर कॉपर का 1 वीक का ट्रेंड बताएं जरा। 1 वीक का ट्रेंड कॉपर का बताएं, बताइए अजय जी।
देखिए कॉपर की अगर हम बात करें तो जिस ढंग से चाइना मार्केट हॉलिडे पे जा रहा है, हमने कल के सेशन में काफी बड़ी गिरावट भी देखी है, बट टेक्निकली मुझे लगता है अब मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। 6 महीने में हम देख रहे हैं कि 704.5 के नीचे नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पे करंट लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, 705 पे लेना चाहिए, 702 का स्टॉप लॉस रखिए। रिट्रेसमेंट मिलेगा जो 710 से 711 का एक टेम्पररी बाउंस देखने मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर सीताराम है, पूछिए सीताराम जी। सर केडिया जी से सवाल है, मैंने 2 गोल्ड सेल किए हुए हैं 63,100 पे। 6300 पे आपने 2 लॉट गोल्ड बेचा है? हाँ, तो ये नीचे में कहाँ तक जा सकता है सर? बताइए केडिया जी, कहाँ तक जा सकता है नीचे में? देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गोल्ड को सपोर्ट करने वाली कोई भी बड़ी न्यूज नहीं है। हमने पहले भी देखा था कि जो इंटरेस्ट रेट मार्च में कटौती होनी थी वो अप्रैल और मई में शिफ्ट हो चुकी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। तो मेरा मानना है आज तो कोई डेटा नहीं है जिसकी वजह से ये पूरे हफ्ते में मार्केट सीमित दायरे में था, तो इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 62,780 का। जब तक 62,780 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मुझे लगता है 62,100 से 150 तक मिलता है, वहां पे इनको शॉर्ट कवर कर लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट कॉलर पवन है राजस्थान से, पूछिए पवन जी। ग्वार पे करंट वार में क्या करना चाहिए? ग्वार पर करंट रेट पर क्या करना चाहिए, बताइए मनोज जी, क्या करना चाहिए? ग्वार सीड यहाँ पे एक दायरे में ट्रेड कर रहा है मृत्युंजय जी, और अब हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों के जो सपोर्ट्स लेवल है 5,200 के आसपास, वहां पे आता हुआ दिख रहा है। तो ये लेवल पे फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेना चाहिए। मार्च वायदा 5,200 के आसपास मिले तो बाय कर सकते हैं 5,140 के स्टॉप लॉस से। बड़ी बढ़त की भी संभावना यहाँ पे नहीं नजर आती है। 5,340-50 ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो एक दायरे में बना रह सकता है। 5,200 के आसपास मिले तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, अमित है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए अमित जी। सिल्वर माइक्रो पे आज का क्या है व्यू? सिल्वर माइक्रो पर आज के लिए व्यू 71,068 का लेवल है। बताइए केडिया जी, आज के लिए क्या व्यू सिल्वर माइक्रो पर? गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है गोल्ड के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है। तो मुझे लगता है कि 71,000 के करीब लेके चलिए, 70,700 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड बहुत लिमिटेड है, जो 71,450 तक का लेवल दिखा सकता है। लॉन्ग पोजीशन कैरी मत कीजिए, लेकिन 71,400 तक का लेवल दिखा दे, वहां पे आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया केडिया जी आपका, मनोज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।